विदलन एंजाइम। विदलन का मतलब क्या है? विदलन का मतलब सीधा सा ये है कि ये एंजाइम क्या करते हैं, डीएनए को काटने छांटने का काम करते हैं। तो विदलन प्रकार के एंजाइम में, ये विदलन प्रकार के एंजाइम जनरली दो प्रकार के होते हैं, एक तो एक्सो और दूसरा एंडो। इसका मतलब जो एंजाइम होते हैं, प्रतिबद्ध एंजाइम भी विदलन प्रकार के एंजाइम में शामिल किए जाते हैं। तो इनको कहा जाता है जैसे एक्सो रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस एंजाइम, एंडो रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस एंजाइम। ठीक है, तो ये दो प्रकार के यहाँ पर एंजाइम हम पढ़ते हैं। तो रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस एंजाइम भी दो प्रकार के हैं, एक्सो रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस और दूसरा एंडो रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस। आप एक एक करके दोनों को समझ लेते हैं कि एक्सो रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस और एंडो रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस में क्या अंतर है। हम जानते हैं कि यहाँ पर जो एक्सो रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस होगा तो अपने सामने ये डीएनए है। अब इस डीएनए को अगर इसको काटना है तो इसका मतलब एक्सो वाला कहां से काटेगा, बाहरी सिरे से। इसको बाहरी सिरे से काटेगा, डीएनए को कहां से काटेगा, बाह्य सिरे से। यानी अगर कोई भी एंजाइम अगर डीएनए को उसके किनारों से काटता है, अगर मान के चलो कोई भी एंजाइम हो, अगर डीएनए को कहां से काट रहा है, किनारों से काट रहा है, तो इसका मतलब वो कौन सा एंजाइम होगा, एक्सो रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस एंजाइम होगा। अगर कोई भी एंजाइम अगर डीएनए को अगर बीच में से काट रहा है, जैसे ये डीएनए है और इसे डीएनए को कहां से काट रहा है, बीच में से काट रहा है। अब इस डीएनए को अगर बीच में से काटता है तो इसका मतलब ये हमेशा क्या होगा, एंडो रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस एंजाइम होगा। अगर ये डीएनए को बीच में से काटता है, ठीक है, अगर डीएनए को किनारों से काटता है तो इसका मतलब वो एक्सो रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस एंजाइम होगा, और अगर डीएनए को बीच में से काटता है तो वो कौन सा होगा, एंडो रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस एंजाइम। तो इसका मतलब कुल मिलाकर बात हम ये कह सकते हैं कि रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस एंजाइम का मुख्य काम क्या है, रेस्ट्रिक्शन, ठीक है, न्यूक्लियस एंजाइम का मुख्य कार्य ये है कि ये डीएनए को काटने छांटने का कार्य करता है, लेकिन उपयुक्त जगह से। ऐसा नहीं है कि हर कहीं जैसे काट देगा, लेकिन एक एक्यूरेट पोजीशन पर एक उपयुक्त जगह से ही ये डीएनए को काटने छांटने का काम करता है। अब डीएनए को काटने छांटने की आवश्यकता क्यों पड़ी? डीएनए को काटने छांटने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि हमें अगर किसी भी लक्षणों में अगर परिवर्तन लाना है, किसी के लक्षणों में अगर हमें बदलाव लाना है, जैसे मान के चलो कि मेरे पास अगर कोई कोई जीन है, मतलब मेरे डीएनए के अंदर कोई लक्षण अगर विकृति है, किसी लक्षणों में अगर विकृति है, तो उन लक्षणों को मुझे हटाना पड़ेगा। जैसे कोई फीस है, कोई कोई प्रोडक्ट है, अगर वो क्या हो जाता है, डिफॉल्ट हो जाता है, यानी मशीन के अंदर वो बनकर निकला लेकिन उसका कुछ पार्ट मिस हो गया, यानी वो डिफ़ॉल्ट पीस में काउंट हो गया, तो कहीं ना कहीं अगर उसको मार्केट में आपको बेचना है तो फिर उसकी वो डिफ़ॉल्टनेस को आपको क्या करना पड़ेगा, ख़त्म करना पड़ेगा। यानी उस डिफ़ॉल्ट प्रोडक्ट को वापस से आपको रिपेयर करना पड़ेगा, और रिपेयर कर कर उसको आपको क्या करना पड़ेगा, सही करना पड़ेगा, तब जाकर वो डिफ़ॉल्ट प्रोडक्ट मार्केट में बिक पाएगा। तो वैसे ही हमारे डीएनए के अंदर क्या हो जाती है, बहुत सारे डिफ़ॉल्ट आ जाते हैं। अब डिफ़ॉल्ट क्यों आने चाहिए, नहीं आने चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं क्या हो जाता है कि इन पॉलीमरेज से विचारों से थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। गड़बड़ नहीं होनी चाहिए लेकिन हो जाती है। ऐसा केस में होती किस लिए है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा जो ह्यूमन बॉडी है, इसमें क्या हो जाते हैं, बहुत सारे नेचर के बहुत सारे इफेक्ट देखने को मिल जाते हैं। अब हम अगर बार बार में किसी रेडिएशन जोन में जा रहे हैं और बार बार में लगातार एक्सरे वगैरह करवा रहे हैं, बार बार में रेडिएशन जोन में जा रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर क्या है कि ये म्यूटेशन होने की इनमें प्रॉपर्टी बढ़ जाती है, यानी कहीं ना कहीं म्यूटेशन होने की संभावना लगातार बढ़ जाती है। तो कभी कभार क्या हो जाते हैं कि जो पॉलीमरेज होते हैं इनसे मिसमैचिंग हो जाती है डीएनए निर्माण के दौरान। जैसे ये डीएनए बन रहा है, इसमें पॉलीमरेज लगातार डीएनए को बना रहे हैं, तो उस डीएनए को बनाने के दौरान क्या हो जाती है, थोड़ी सी मिसमैचिंग हो जाती है। जहां पर एडेनिन के सामने थायमिन चिपकाना होता है, वहां पर कभी कभार क्या हो जाता है, एडेनिन के सामने ग्वानिन आ जाए, एडेनिन के सामने ग्वानिन आ जाए, साइटोसिन के सामने एडेनिन आ जाए, तो फिर ये क्या कहलाता है, ये मिसमैचिंग कहलाता है। यानी विपरीत समूह आ गया, जो समूह से उसकी बॉन्डिंग हो ही नहीं सकती, उस समूह के साथ वह एडजस्ट नहीं हो पाता। इस कारण से जो नाइट्रोजन बेस है, इनमें क्या हो जाती है, मिसमैचिंग हो जाती है।
और नाइट्रोजन बेस की मिसमैचिंग ही डीएनए में म्यूटेशन लाती है। अब म्यूटेशन शब्द क्या है? म्यूटेशन का सीधा सा मतलब ये है कि डीएनए में अचानक से बदलाव आने की वजह से आपके लक्षणों में भी अचानक से क्या आ जाते हैं? बदलाव आ जाते हैं। क्योंकि डीएनए स्ट्रक्चर जो पहले थी, अब वह डीएनए स्ट्रक्चर पहले जैसी नहीं रही, उसमें अचानक से बदलाव आ गया, जैसे एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो गया कि यहाँ पर एडेनिन की जगह थायमिन ना चिपका कर साइटोसिन चिपका दिया, ग्वानिन की जगह एडेनिन आ गया। ठीक है, तो उल्टा सुल्टा जब क्रम आ जाता है, जब वहां पर बॉन्डिंग हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन पाते, तब जाकर म्यूटेशन आता है। और डीएनए का अगर म्यूटेशन हुआ है तो फिर 100% आपके लक्षणों में अचानक से बदलाव होंगे। और अगर लक्षणों में अचानक से बदलाव होते हैं तो इसका मतलब सीधा सा ये समझ सकते हैं कि हमारे, ठीक है, म्यूटेशन हम में हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं जो पॉलीमरेज होते हैं इसमें बहुत सारी खूबियां पाई जाती है। पॉलीमरेज में बहुत सारी खूबियां होती है। खूबियां किस टाइप से होती है कि भैया ये मिसमैचिंग जो होते हैं, उस मिसमैचिंग को भी ये सही कर लेते हैं। यानी ये प्रूफ रीडिंग वाले होते हैं। प्रूफ रीडिंग क्या होती है? प्रूफ रीडिंग ये होती है कि भैया ये अपने काम को, किए हुए काम को वापस से दोबारा चेक करते हैं। यानी उस काम को ये एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या जो मैंने काम किया वो सही किया। और उस काम को ये जब चेक करते हैं तो उसी को कहा जाता है प्रूफ रीडिंग। तो यानी ये बेकायदा उसको काम को चेक करते हैं, लेकिन उस काम को चेक करने के बावजूद अगर कोई मिस्टेक रह जाती है तो फिर वह एक तरह से गलती ही हो जाती है। और वही गलती बाद में घातक हो जाती है, क्योंकि वह म्यूटेशन जरूर उत्पन्न करेगी। तो आज जितने भी कैंसर पेशेंट हैं उनमें ज़्यादातर जनरली ये चीज़ हो रही है, क्योंकि उनकी कहीं न कहीं संरचना में म्यूटेशन हुआ है, उनके डीएनए स्ट्रक्चर में हल्का फुल्का कहीं न कहीं बदलाव आया है। क्योंकि बिना डीएनए स्ट्रक्चर के, बिना सेल्स के म्यूटेशन नहीं हो सकता। मतलब डीएनए स्ट्रक्चर के बदलाव से म्यूटेशन नहीं हो सकता। आज जो कैंसर पेशेंट है उनकी लगातार जो ट्यूमर जनरेट हो रहे हैं, लगातार जो गिठाने उनके अंदर बन रही है, गांठें जो बन रही है, वह क्यों बन रही है? वह इसलिए बन रही है कि जो कोशिका वहां पर उपस्थित थी, उस कोशिका का नियंत्रण अब माइंड के द्वारा नहीं हो रहा। यानी कि डीएनए उसका नियंत्रण नहीं कर पा रहा। और नियंत्रण नहीं कर पा रहा, वहां पर पॉलीमरेज पूरी तरह से अगर म्यूटेटेड हो चुके हैं पॉली तरह, तो फिर वह क्या है, लगातार वह रेल उनके चल रही है। यानी वो लगातार म्यूटेशन कर रही है, यानी लगातार ग्रोथ कर रही है। तो एक सेल से कोशिकाएं लगातार थोक के भाव बन रही है। तो इसका मतलब क्या होगी कि बहुत सारी जब कोशिकाएं अनियमित आकार से वृद्धि कर लेती है तो वही ट्यूमर जनरेट करती है, और ट्यूमर जनरेट करती है तो वही बाद में कैंसर का कारण बनता है। तो आज कैंसर होने का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि हमारी लाइफस्टाइल आज बिल्कुल ही क्या है, बदल चुकी है। बिल्कुल ही हमारी लाइफस्टाइल ऐसी है कि हम ये नहीं सोच रहे कि हमारे डीएनए में कहीं ना कहीं म्यूटेशन हो रहे हैं। आज हम ऐसे एरिए में चले जाते हैं जहाँ पर रेडिएशन बहुत ज़्यादा है, ऐसा फूड खा रहे हैं जिसमें कहीं ना कहीं हमारे शरीर को वो नुकसान पहुँचाएगा। तो आज हमारी फूड हैबिट्स, आज हमारा रहने का तरीका और हमारी लाइफस्टाइल बिल्कुल ही चेंज हो चुकी है, बिल्कुल ही चेंज। और उसी की बदौलत आज बड़ी बड़ी बीमारियां आज हमारे शरीर में हो रही है, और वो कहीं ना कहीं इन पॉलीमरेज को इफेक्ट करती है। अगर मान के चलो कि कारीगरी अगर बीमार हो जाए तो फिर वो दीवार अच्छी नहीं चुनेगा। तो यहाँ पर वही तो हो रहा है। जिस काम को, नई कोशिका को बनाने के लिए जो बेचारे जो कारीगर है हमारे पास, उन कारीगर्स को हमने क्या कर दिया, बीमार कर दिया। और जब बीमार कर दिया तो फिर वो बीमारी तो होगी। जब ये बीमार हो जाएंगे तो दीवार आड़ी टेढ़ी ही चुनेगी। तो भैया ये वर्कर है हमारी कोशिश, हमारे सेल्स के। अब इन वर्करों को ही हमने अगर डिस्टर्ब कर दिया तो फिर यूं मान के चलना कि आपके सेल्स में म्यूटेशन होना लाजमी है, क्योंकि वो तो होगा। इसलिए कहीं न कहीं अगर मकान तैयार करना है तो नींव अच्छी रखो।
तो इसका मतलब ये है कि इन पॉलीमरेज को क्या रखो, स्वच्छ रखो, अच्छा रखो। अब पॉलीमरेज स्वच्छ कब रहेंगे, जब कहीं ना कहीं आप अच्छा भोजन करेंगे, अच्छी लाइफस्टाइल जिएंगे, तब जाकर आपके पॉलीमरेज स्वस्थ रहेंगे। और स्वस्थ रहेंगे तो कहीं ना कहीं ये क्या करेंगे, एक अच्छे डीएनए का निर्माण करेंगे। और अच्छे डीएनए का निर्माण होगा तो अच्छे एमआरएनए का निर्माण होगा, अच्छा प्रोटीन बनेगा, अच्छा प्रोटीन बनेगा तो अच्छे एंजाइम सिक्रेट होंगे, अच्छे एंजाइम बनेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी फिट रहेगी। तो सारा साइकिल है, ऐसा नहीं है कि एक दूसरे से संबंधित नहीं है भैया, सब कुछ जो है वो डीएनए ही है। अगर शरीर का डीएनए में अगर बदलाव आए हैं तो ये मान के चलना आपकी बॉडी में बहुत सारी विकृतियां आएगी, यह डेफिनेटली है, आएगी तो आएगी। तो इसका मतलब ये है कि मुझे ध्यान कहाँ देना है, कि अपनी खान पीन पर, लाइफस्टाइल पर जरूर ध्यान देना है। उसके बाद में आता है कि यहाँ पर क्या है, मिसमैचिंग हो जाती है, मिसमैचिंग की वजह से म्यूटेशन होते हैं। अब पॉलीमरेज क्या करते हैं, मैंने कहा ना कि ये एक तरह के वर्कर है जो अपने शरीर में क्या करता है, डीएनए को, पुराने डीएनए से नए डीएनए को बनाने का काम करते हैं, या फिर पुराना डीएनए जब खराब हो जाता है तो उसको रिपेयरिंग का काम भी ये करते हैं। और इनके पास प्रूफ रीडिंग वाली पोर्शन भी पाया जाता है, यानी उसको चेक भी करते हैं कि भाई मैंने कोई गलती तो नहीं की। तो यहाँ पर एंजाइम मैंने आपको बता दिए दो प्रकार के, एक्सो रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस और एंडो रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस। इसके बाद में वाहक आता है, वाहक एक बड़ा टॉपिक है वेक्टर का, ठीक है। इसको एक अलग से अपन अलग से वीडियो बनाकर पढ़ेंगे कि वाहक होता क्या क्या है। तो इन सभी का अलग अलग वीडियो आपके सामने मैं लेकर आऊँगा, तो इनको डिटेल से हम पढ़ेंगे कि भाई वाहक क्या होते हैं, लाइगेज क्या होता है, पॉलीमरेज क्या होते हैं। तो इन सभी का डिटेल से हम वीडियो लेकर आएंगे और आप उन वीडियो को देखना मिस ना करें, ठीक है। और अगर आपने मेरे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार उन वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें, जिससे आपको इससे संबंधित पुराना जो नॉलेज है वो मिल पाए। और अगर चैनल अच्छा लगा हो तो आप शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब जरूर कर लें।